बुक्स ऑनलाइन में खुश आमदीद। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करके हमारे चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस को ऑन कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कुदरतुल्लाह शहाब की किताब शहाब नामा के 41वें हिस्से के साथ हाजिर हैं। आज हम इस किताब के जिस चैप्टर का आगाज़ करेंगे उसका नाम है डिप्टी कमिश्नर की डायरी। इस वक्त हम इस किताब का सफ़ा नंबर 299 पर मौजूद हैं। आइए शुरू करते हैं। डिप्टी कमिश्नर की डायरी। इस डायरी में ज़िले सतह पर जिस किस्म के माहौल की अक्कासी की गई है वो 1952 का ज़माना था। इस अरसे में तकरीबन 11 वर्ष जमहूरियत, 8 वर्ष बुनियादी जमहूरियत और बाकी अरसा मार्शल लॉ का राज रहा है। इस रद्दोबदल में इज़्लाई निज़ाम के ढांचे में क्या क्या तब्दीलियाँ आई हैं या लाई गई हैं, इनका मुझे कुछ इल्म नहीं। डिप्टी कमिश्नर की डायरी। चनाब रंग। झंग की सरजमीन हुस्नो इश्क, अनवारो मार्फत और अनोखी हुक्मरानियों का एक तारीखी गहवारा है। झंग और मुल्तान के पहले हुक्मरान मलिक कबीर ख़ान ने रज़िया सुल्ताना को तख्ते दहली पर बिठाने में अहम किरदार अदा किया। हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी ने भी झंग की सरजमीन को अपने बाबरकत कदमों से नवाजा। वो नवाब सादुल्ला ख़ान के दोस्त थे और उनकी मैयत में एक हफ़्ता चिन्योट में क़याम फरमाया। नवाब सादुल्ला ख़ान बाद में शाहजहाँ के वज़ीर-ए-आज़म मुक़र्रर हुए। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की हू की गूंज ने इस सरजमीन को शाद और आबाद किया। इश्क़ हकीकी की महताब माई हीर भी जंग के एक गांव में चूचक सियाल के यहाँ पैदा हुई, जो एक मामूली ज़िम्मेदार और उम्र रसीदा शख्स था। ये औलाद से हज़रत शेर शाह जलाल सुर्ख बुखारी की दुआ से नसीब हुई थी, जिनका मदफन उच्च बहावलपुर में है। बच्ची का नाम इज़्ज़त बीबी रखा गया, लेकिन अपनी इबादत गुजारी, रियाजत और ज़ुहद व तक़वा के बास अवामुन्नास प्यार से इसे हीर के लक़्ब से पुकारने लगे। इसके एक मुरीद और खलीफे का नाम मुराद बख्श था, जिसकी ज़ात रांझा थी। इश्क़ हकीकी के ये दोनों परस्तार भी जंग शहर में एक ही कब्र में आसूदा हैं। वारिस शाह के रुमानी शाहकार हीर रांझा का हकीकत से दूर का भी वास्ता नहीं। वारिस शाह ख़ुद भाग भरी नामी एक औरत की मोहब्बत में गिरफ़्तार था। जब उनके इश्क का राज फाश हुआ तो घर वालों ने भाग भरी की शादी कहीं और कर दी और साहिब हैसियत होने की वजह से वो लोग भी हाथ धोकर गरीब वारिस शाह के पीछे पड़ गए। मोहब्बत की नाकामी के गम में डूबकर मौजू तबीयत वाले नामुराद आशिक ने अपना वो शाहकार तसनीफ़ किया, जिसमें अपने वक्त की एक आरफा और पाकबाज ख़तून भी इनके कलम की ज़द में आकर इश्क़ मजाजी का एक लाजवाल किरदार बन गई। मिर्ज़ा साहिबा का खून चका ड्रामा भी इसी इलाके में रूनुमा हुआ। मैंने वो छोटी सी खस्ताहाल मस्जिद भी देखी है, जहाँ मकामी रवायात के मुताबिक साहिबा मिर्ज़ा की सलामती के लिए दिन रात सरबसजूद होकर अल्लाह ताला के हजूर में दुआएं मांगा करती थी। 18 हज़ारी में मखदूम ताजुद्दीन का मज़ार है, जिनके बारे में अब तक मशहूर है कि चोर और डाकू उसके हद में आकर अंधे हो जाया करते थे। इसी तरह भवाना के नज़दीक हाफिज़ बरखुरदार रहमतुल्लाह अलैह मदफून हैं, जिनके जलाल का अब भी यह आलम है कि चोर, डाकू और मुजरिम उनके मज़ार के दरवाज़े की कुंडी को हाथ लगाने से डरते हैं। इस इलाके में चोरी की वारदात पर मुश्तबा शख्स की पाक दामनी के फ़ैसले का यही तरीका राइज है कि वह हाफिज़ बरखुरदार रहमतुल्लाह अलैह की कुंडी को हाथ लगा दे। असली चोर और मुजरिम हाथ नहीं लगाते, क्योंकि इस तरह कसम झूठी हो जाती है और बावर किया जाता है कि यहाँ पर झूठी कसम खाने वाला सख्त ज़हनी और जिस्मानी अज़ाब में मुब्तला हो जाता है। फरवरी 1951 में जब मैं इस रंगीन ज़िले में डिप्टी कमिश्नर का चार्ज लेने यहाँ पहुँचा तो इसका हाल इसके माजी से बेहद मुख्तलिफ था। मैं अपना वाहिद सूटकेस और बिस्तर लेकर रेलवे स्टेशन पर उतरा और एक तांगे में सवार होकर डाक बंगले आ गया, जहाँ पर चंद रोज़ के क़याम के लिए मेरे लिए जगह रिज़र्व करवाई हुई थी। डाक बंगले के खानसामा और चौकीदार ने नाक सुकेड़ कर मुझे घूरा और दोनों ने बैक ज़ुबान धुतका कर कहा, जाओ जी जाओ, आए बड़े डाक बंगले में ठहरने वाले। बंगला नए डिप्टी कमिश्नर बहादुर के लिए रिज़र्व है। जी मैं तो आया कि उन्हें बता दूं कि मैं ही यहाँ का नया डिप्टी कमिश्नर हूँ।
لیکن خان سامہ اور چوکیدار کے تیور دیکھ کر مجھ میں ایسا کرنے کی جرت نہیں ہوئی۔ میں نے کسی قدر لجاجت سے خان سامہ سے پوچھا، کیا میں یہاں سے ایک ٹیلی فون کر سکتا ہوں؟ کہاں کرنا ہے؟ خان سامہ نے دھمکی آمیز لہجے میں پوچھا۔ ڈی سی صاحب کو، میں نے کہا۔ خان سامہ اور چوکیدار نے زور کا قہقہہ لگایا جس میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا کہ یہ منہ اور مسور کی دال۔ خیر، میری مزید منت سماجت پر انہوں نے ڈی سی کے پی اے اللہ دیتا صاحب کے ساتھ فون ملا دیا۔ میرا نام سن کر اس نے فوراً تبدیل ہونے والے ڈی سی سرور صاحب کو ٹیلی فون دے دیا۔ آپ کب آئے؟ سرور صاحب نے حیرانی سے پوچھا۔ ابھی آیا ہوں۔ کیسے آئے؟ ریل گاڑی سے، میں نے وضاحت کی۔ اسٹیشن سے کیسے آئے؟ انہوں نے پوچھا۔ تانگے پر، میں نے جواب دیا۔ لا حول ولا قوت، سرور صاحب نے فرمایا۔ بھائی صاحب، خبر تو دے دی ہوتی، ہم لوگ اسٹیشن پر آپ کا شاندار استقبال کرتے۔ اب کچھ لوگ گلہ کریں گے کہ آپ کے استقبال کے اعزاز سے کیوں محروم رہے۔ چند لمحوں بعد سرور صاحب تشریف لے آئے اور ان کے ساتھ ہی نظارت کے عملے کا ایک جمع غفیر بھی نازل ہوا۔ سب لوگ میرا سامان ڈاک بنگلے میں سجا کر رکھنے کے لیے مسترب تھے، لیکن میرے سامان میں صرف ایک معمولی سا سوٹ کیس اور بستر دیکھ کر وہ سب مایوس ہو گئے، سرور صاحب بھی۔ سرور صاحب اچھے آدمی تھے۔ ان کے متعلق مشہور تھا کہ مسلمان مجرموں کو سزا دینے سے پہلے وہ ان سے دعائے قنوت سنا کرتے تھے۔ اگر کسی نے ٹھیک سنا دی تو وہ سزا میں مناسب تخفیف کر دیتے تھے، غلط سنانے پر سزا بڑھ جاتی تھی۔ ڈپٹی کمشنر کی ڈائری، چارج۔ میں نے اپنے ضلع کا چارج تو بعد میں سنبھالا۔ سب سے پہلے دفتر کے ناظر نے بنفس نفیس خود میرا چارج لے لیا۔ ناظر صاحب سے پہلی ملاقات کچھ غیر رسمی طور پر ہوئی۔ مجھ سے زیادہ انہوں نے میرے سامان کا جائزہ لیا۔ میرے ساتھ محض ایک سوٹ کیس اور ایک بستر بند کو دیکھ کر وہ قدرے مایوس ہو گئے۔ ضابطہ کی روح سے ڈپٹی کمشنر کی آمد سے پہلے ان کے بیرے اور خان سامہ کو آنا چاہیے، اس کے بعد ان کے سامان کی ویگن اور موٹر کار آنی چاہیے، پھر صاحب بہادر خود تشریف لائیں، اور ان کے جلوں میں اگر چند کتے اور کچھ گھوڑے بھی ہوں تو عین شایان شان ہے۔ ناظر صاحب کی میت میں ایک کار، 2 بڑے ٹرک اور کوئی درجن بھر وردی پوش لوگ تھے۔ کار انہوں نے شہر کے ایک رئیس سے طلب کی ہوئی تھی، ٹرک مقامی ٹرانسپورٹ کمپنی نے پیش کیے تھے، اور وردی پوش لوگ دفتروں کے چپڑاسی اور چوکیدار تھے۔ سامان کی طرف سے مایوس ہو کر ناظر صاحب نے مجھے ہر دیگر کار لائقہ سے یاد فرمانے کی ہدایت کی۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور وعدہ کیا کہ اگر مجھے کوئی ضرورت محسوس ہوئی تو ان کی خدمات سے فائدہ اٹھاؤں گا۔ ناظر صاحب کو رخصت کر کے میں نے ڈاک بنگلے کے بیرے سے کچھ گرم پانی کی فرمائش کی۔ گرم پانی کا نام سن کر یکایک دروازے کا پردہ ہلا اور اس کے عقب سے ناظر صاحب نمودار ہوئے۔ حضور، گرم پانی غسل خانے میں تیار ہے، انہوں نے اعلان کیا۔ منہ ہاتھ دھو کر میں نے ڈاک بنگلے کے بیرے سے چائے مانگی۔ اس فرمائش پر ایک بار پھر ناظر صاحب پردہ غیب سے ظہور میں آ گئے۔ حضور، ڈائننگ روم میں چائے تیار ہے۔ ڈائننگ روم میں چائے کم تھی اور مرغ زیادہ تھے۔ ایک کاب میں مرغ مسلم تھا، دوسری میں مرغ روسٹ تھا، ایک پلیٹ میں چکن سینڈوچ تھے، کچھ تشتریاں مٹھائیوں سے بھری رکھی تھیں، دائیں بائیں پیسٹری کے ڈبے تھے، اور ان سب کے درمیان جملہ معترضہ کے طور پر کچھ چائے بھی موجود تھی۔ چائے کا سیٹ چمکدار سلور کا بنا ہوا تھا اور چائے دانی پر مالک کا نام اور پتہ نقش کیا ہوا تھا۔ یہ بزرگ پیشے کے لحاظ سے پیر، خاندانی لحاظ سے رئیس اور نسلاً سید زادے تھے، چنانچہ ان کے نام کے ساتھ یہ ساری صفات چائے دانی پر کندہ تھیں۔ ڈاک بنگلے میں میرے سوا اور کوئی صاحب فروکش نہ تھے، لیکن اندر باہر دونوں جگہ خاصی غیر معمولی چہل پہل تھی۔ ناظر صاحب کی سرکردگی میں کئی چپڑاسی اور چوکیدار کسی خاص کام کیے بغیر بڑی مستعدی اور بدحواسی سے مصروف نظر آ رہے تھے۔ ایک طرف برآمدے میں کچھ پٹواری نما لوگ کسی نامعلوم اشارے کے منتظر بیٹھے تھے، باہر لان میں بہت سے غیر سرکاری قسم کے حضرات ادھر ادھر منڈلا رہے تھے۔ اس سارے مجمع میں صرف ایک شخص تھا جو اس تمام کارروائی سے لا تعلق الگ تھلگ بیٹھا تھا۔ یہ ڈاک بنگلے کا سرکاری خان سامہ تھا۔ نظارت کے عملہ نے باورچی خانہ پر اپنا تسلط جما کے اسے بے دخل کر دیا تھا۔ وہ ایک خاموش حقارت اور بیزاری کے عالم میں سب سے الگ ایک طرف بیٹھا اپنا حقہ پی رہا تھا۔ ایک دو بار میں نے کوشش کی کہ خان سامہ کو بلا کے اسے اپنے کھانے کے متعلق کچھ ہدایات دے دوں، لیکن ہر بار میرے اردلی نے مجھے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ حضور کا سارا بندوبست ناظر بابو کی تحویل میں ہے۔ یہ اردلی ایک نمایاں اور رعبدار شخصیت کا مالک تھا۔ بڑی بڑی تاؤدار سندوری مونچھیں،
तुर्रे वाला मोरछल साफा, सुर्ख बनात का कोट, गुलाबी पट्टी, गोल गोल चमकदार आंखें जिनमें अदब भी था और रिया भी, मकर भी था और तमलक भी। वो अमूमन अपनी फैली हुई तोंद पर दोनों हाथ रख के गर्दन में एक ताज़ीमी खम डालकर इस्तादा रहा करता था। उसकी ज़बान में महकमा माल के अल्फाज और इस्तिलाहों का खासा असर था, और अगर उसकी पेटी का बिल्ला उसके असली ओहदे का गुमाज ना होता तो उस पर बड़ी आसानी से 3000 किस्म के सरदार का धोखा हो सकता था, जो अभी अभी बाअदब बामुलाहिज़ा होशियार का नारा लगाने वाला हो। शाम के वक्त मैंने सोचा कि अकेले पापयादा घूमकर शहर देखने का ये अच्छा मौका है। 1-2 रोज़ के बाद मेरे पाँव में डिप्टी कमिश्नरी की मेहंदी लग जाएगी और मेरे चेहरे पर इस ओहदे का ठप्पा सबत हो जाएगा और मेरे सर में इस कुर्सी का सौदा समा जाएगा। इसके बाद मुझे इस नए शहर के इन गली कूचों को देखने की तौफीक नसीब न होगी जहाँ हुक्काम को दावतें देने वाले अमायदीन रहाइश नहीं रखते। डाक बंगले से निकलते ही मेरा अर्दली तेज़ तेज़ कदम मेरे आगे आगे हो लिया। सबसे पहले उसने ज़ोर का धक्का देकर एक चौकीदार को मेरे रास्ते से हटाया, जो नए डिप्टी कमिश्नर की जानो माल की हिफाजत के लिए रात की ड्यूटी पर हाजिर हो रहा था। इसके बाद उसने कड़क कर एक सिक्का को डांटा, जो म्यूनसिपल कमेटी के ज़ेरे एहतमाम आज ख़ास तौर पर डाक बंगला के आसपास पानी का छिड़काव कर रहा था। अगर मैं असरार करके अर्दली को वापस न कर देता तो बेशक वो इसी तरह हटाओ बचाओ करके सारे शहर में मेरा जुलूस निकालता। अर्दली तो तौन और करहन वापस लौट गया, लेकिन थोड़ी देर के बाद नासिर साहब एक मोटर कार लिए मेरे ताक़ुब में निकल आए। कार मेरे ऐन मुकाबिल आहिस्ता से खड़ी हो गई और उसमें से नासिर साहब बरामद हुए। हजूर की सवारी के लिए मोटर हाजिर है। मेरे इनकार पर उन्होंने मेरे साथ साथ पैदल चलने की पेशकश की। मैंने फिर दोबारा शुक्रिया अदा करके उन्हें रुखसत कर दिया। नासिर साहब चले तो गए, लेकिन नाश्ता भर मुझे यही खदशा रहा कि कहीं वो अचानक अगले मोड़ पर दस्त बस्ता खड़े नज़र न आ जाएं। दरअसल ज़िला के अंदरूनी निज़ाम में नाज़िर का वजूद आला दीन का दर्जा रखता है। ये दूसरी बात है कि इस चिराग की रोशनी ज़्यादातर डिप्टी कमिश्नर के अपने बंगले ही को मुनव्वर करती है। डिप्टी कमिश्नर के बावर्ची खाने से लेकर कोट पतलून के बटनों तक नासिर साहब की तफसीली नज़र रहती है। गाय भैंस का चारा, घोड़ों और कुत्तों की खुराक, चूल्हे का ईंधन, गोश्त, सब्ज़ी, तरकारी, बच्चों की कापियाँ और पेंसिलें, बीवी के लिए कपड़ों के थान, खालिस घी, नमक, मिर्च, प्याज, लहसुन, चाय, चीनी, ये सब चीज़ें नासिर साहब की वसातत से ख़ास अर्जा नरखों पर दस्तयाब हो जाती हैं। नासिर के नरख आम बाज़ार के भाव से काफ़ी अर्जा होते हैं, और एक बार जब डिप्टी कमिश्नर को इन नरखों का चस्का पड़ जाए तो उसकी इक़्तिसादी ज़िंदगी का नक्शा बहुत खुशगवार तौर पर बदल जाता है। सच तो ये है, ये चस्का बेचारे डिप्टी कमिश्नर के अपने इख्तियार की बात भी नहीं। रोज़े अव्वल से जिस तरह नासिर साहब डिप्टी कमिश्नर की ज़ाती ज़रूरियात पर छा जाते हैं और जिस सलीके से वो इनके घर बार का निज़ाम संभाल लेते हैं, इसमें मसला जबरो कदर का भी बहुत कुछ हाथ है। इशाए खुर्द व नोश के अलावा नासिर साहब के मदारी के पटारे में और भी बहुत सी तनासानियाँ हैं। कमरों के लिए दरियाँ, गुसल खानों के टब और नौकरों चाकरों की चारपाइयाँ वो अपने सरकारी स्टॉक से बरामद कर लाते हैं। बिजली के फालतू पंखे और अलमारियाँ वो दफ्तर के कमरों से उठवा लाते हैं। बेगम साहिबा, बाबा लोग और बावर्ची का फरमाइशी फ़र्नीचर मुकामी दुकानों से मामूली किराए पर आलियतन आता रहता है। बेवक्त के मेहमानों के लिए पका पकाया खाना और साफ़ सुथरे बिस्तर फराहम करना उनके बाएं हाथ का खेल है। अगर कभी हुस्न इत्फाक से शहर की बिजली फेल हो जाए तो आनन फानन नासिर साहब के स्टोर से जगमगाते हुए पेट्रोमैक्स और हरी कैन लालटन डिप्टी कमिश्नर के बंगले को बकिया नूर बना देती हैं। चूँकि डिप्टी कमिश्नर का सारा वक्त बकारे सरकार सर्फ होता है, इसलिए ऐसे चिरागा में अमूमन सरकारी तेल ही जलाया जाता है। यादश बखैर, अंग्रेज़ों के ज़माने में एक डिप्टी कमिश्नर वलायत से ताज़ा शादी करके वापस आए। नासिर साहब ने अर्ज़ किया कि हमारे यहाँ रस्म है कि जब नई नई दुल्हन घर में कदम रखे तो उसकी नेक शगुनी के लिए उसके सर पर सदका उतारा जाता है। चनाचे वो दोनों मियाँ बीवी कमरे में बिठा दिए गए और नज़ारत के अहलकारों और चपड़ासियों की एक तवील कतार कपड़ों के थान उठाए उनके सामने से गुजरने लगी। साहब बहादुर हर थान को हाथ से छूते थे, फिर उसे मेम साहिबा के सर पर 3 मरतबा घुमाया जाता था और इस अमल के बाद वो थान सीधा बजाज की दुकान पर वापस पहुंच जाता था। इस तरह कपड़ों की एक पूरी दुकान नई दुल्हन के सर पर निछावर की गई। शाम के वक्त नज़ारत के ज़ेरे एहतमाम कचहरी और कोठी की इमारतों पर चरागां किया गया और इसके बाद नासिर साहब डिप्टी कमिश्नर के बंगले की छत पर बेडरूम के रोशनदान के साथ छुप कर बैठ गए। खाने पीने से फारिग होकर जब मियाँ बीवी अपने हुजरा और रूसी में दाखिल हुए तो ऐन मुनासिब मौका पर नासिर साहब ने खड़े होकर एक बुलंद नारा लगाया और बाहर लॉन में बैठा हुआ
छुपा हुआ बैंड बड़े एहतमाम से इंग्लिस्तान का कौमी तराना बजाने लगा। अगरचे इंतज़ामी काबिलियत का ऐसा बुलंद मियार आजकल देखने में नहीं आता, फिर भी फ़र्ज़ शनास नाज़िर अपने ओहदे की दरख्शां रवायात को ज़िंदा रखने की हर मुमकिन सही करता है। एक रोज़ महकमा माल के एक बहुत बड़े अफसर दौरे पर आए हुए थे। उनके साथ कुछ 7 आदमियों का अमला था, 2 चपड़ासी, 1 ड्राइवर, 1 पीए, 1 नायब तहसीलदार और 2 पटवारी। बड़े साहब डाक मंगला में फ़रोकश हुए। नायब तहसीलदार और पीए साहब के लिए छोलदारियाँ नस्ब हो गईं। पटवारियों को खुद नाज़िर साहब ने अपने यहाँ मेहमान ठहराया और बाकी लोग शागिर्द पेशों में समा गए। 3 दिन के क़याम के बाद साहब बहादुर ने हस्बे मामूल बिल तलब किया। नाज़िर साहब ने जो बिल पेश किया उसकी तफसीलात कुछ यूँ थीं: मुर्गी 4 अदद, 2 रुपये 5 आने, गोश्त 5 सैर, 1 रुपया 13 आने, सब्ज़ी 6 आने 3 पाई, दूध 8 सैर, 1 रुपया 9 आने, चाय चीनी 8 आना 6 पाई, मुतफर्रिकात 1 रुपया 2 आने, कुल मीज़ान 7 रुपये 11 आने 9 पाई। एक ज़माना था कि इस किस्म के दौरों पर बिल मांगना या बिल पेश करना नाकाबिले तसव्वुर था, लेकिन अपने नज़्म व नस्क में दियानतदारी को फ़रोग़ देने के लिए हुकूमत ने बड़ी सख्त तकीदी हदायत जारी कर रखी हैं कि हर अफसर अपने दौरे के बाद अपने अखराजात का पूरा बिल अदा किया करे। इस बिद्दत को निभाने के लिए नाज़िर साहब ने जो सहूलतें पैदा कर रखी हैं उन पर बेसाख्ता दाद ना देना बड़ी बेइंसाफ़ी होगी। ज़ाब्ता की पाबंदी के लिए हर बिल के साथ कसाब, कंजड़े, गवाले वगैरह की दस्तखती रसीदें भी मुंसलिक होती हैं ताकि सनद रहें और नागहानी मुसीबत के वक्त काम में आए। डिप्टी कमिश्नर के लिए दरोगा मंडी के फ़राइज़ अंजाम देने के अलावा नाज़िर साहब की ज़िम्मेदारियों में ऐसे काम भी हैं जो वो महज बकार सरकार अंजाम देते हैं। ज़िले के निज़ाम में नज़ारत खाना एक मकड़ी के जाले की तरह फैला हुआ है। अदालतों के समन नज़ारत के ज़रिए पहुँचाए जाते हैं। गवाहों का भत्ता नाज़िर के ज़रिए अदा होता है। वज़ीरों के जलसों और जुलूसों का एहतमाम नाज़िर करते हैं। ईद मिलाद और यौम इस्तक़लाल पर झंडियाँ और झंडे उनके ज़रिए लगाए जाते हैं। सैलाब के मौका पर रज़ाकारों का खाना वो फ़राहम करते हैं। वबाओं में लावारिस लाशों के कफ़न वो बनवाते हैं। तबादले पर अफसरों का सामान वो पैक करवाते हैं। गर्मियों में खस की टट्टियाँ उनके हुक्म से लगती हैं। सर्दियों में दफ्तरों और घरों के आतिशदान उनकी तवज्जो से गर्म होते हैं। और जो मजिस्ट्रेट या अहलकार एक दफ़ा नाज़िर की नज़र से गिर जाए उसके लिए ज़िंदगी की बहुत सी रंगीनियाँ फिलफौर सल्ब हो जाती हैं। आज़ादी के बाद नाज़िर के इख्तियारात में तो कोई ख़ास तब्दीली वाक़या नहीं हुई, लेकिन उनकी उलझनों में कुछ इजाफ़ा ज़रूर हो गया है। एक तो बिलों की अदायगी का मसला है। जो नर्ख़ वो खूब सोच विचार के लगाते हैं उनकी गिरानी पर तो किसी अफसर को शिकायत का मौका नहीं मिल सकता। लेकिन एक तशवीश जो नाज़िर को अक्सर सताती रहती है वो ये है कि कहीं कोई माई का लाल इन कीमतों की गैर मामूली अर्ज़ानी पर बहस ना छेड़ दे। अल्हम्दुलिल्लाह कि अक्सर व पेशतर नाज़िर साहिबान को ऐसा नाखुशगवार हादसा पेश नहीं आया। नाज़िर साहब की दूसरी उलझन ज़रा ज़्यादा तशवीशनाक है। अंग्रेज़ी राज की बरकतों में ख़ास बरकत ये भी थी कि पहले हर डिप्टी कमिश्नर अपने ज़िले में 3-4 बरस जम के रहता था। नाज़िर साहब दिलजमी से उनकी खिदमत करते थे और तबादले पर जाते जाते डिप्टी कमिश्नर साहिबान अपने फ़ालतू फर्नीचर का अच्छा खासा हिस्सा नाज़िर को बतौर अतिया मरहमत फरमा दिया करते थे। लेकिन आज़ादी के बाद हालात दगरगूं हो गए हैं। अव्वल तो साल भर में 1-1 या 2-2 बसाव का 3-3 डिप्टी कमिश्नर बदलते हैं और उस पर तुर्रा ये कि जो डिप्टी कमिश्नर जाता है उसके सामान के साथ नज़ारत के पंखों, मेज़ों और कुर्सियों की एक तादाद भी सहवन गायब हो जाती है। डिप्टी कमिश्नर की डायरी, दरूने खाना। हुस्ने इत्तेफाक से ICS के बारे में एक ऐसा पुराना किताबचा दस्तयाब हो गया जिसे बजा तौर पर हदायतनामा डिप्टी कमिश्नरान कहा जा सकता है। यह किताबचा 1899 में अंग्रेज़ डिप्टी कमिश्नर ने मुरतब किया था। इसमें कामकाज, रहने सहने के वो सब आदाब तफसीलन दर्ज हैं जिन पर हर डिप्टी कमिश्नर को कारबंद रहना लाजिम है ताकि रैयत पर अपने हाकिम का वकार खातिर खा कायम रहे। इन हदायत की रोह से डिप्टी कमिश्नर के ज़ाती अमले में मंदरजा झेल स्टाफ ज़रूर होना चाहिए। बैरा 1, बटलर 1, खानसामा 1। बड़े खानों के मौका पर 2 मज़ीद बावर्चियों की गुंजाइश रखना मुनासिब है। खिदमतगार 1, सकबरदार 1, कुत्तों की खिदमत के लिए। साइस 2, मसालची 1, हमाल 1, आया 1, हुक्का बरदार 1, धोबी 1, दर्जी 1, बहश्ती 1।
माली 1, नाई 1, दूध वाला 1, मेहतर 1, पंखा कुल्ली 3, पट्टादार चपड़ासी 5। ये 1899 की बात है, जब मलका का राज था और सल्तनत बरतानिया का आफताब तलू होने के बाद ग़रूब नहीं हुआ करता था। उस ज़माने में डिप्टी कमिश्नर लोग उबला हुआ पानी पीते थे, फलों को लाल दवाई में भिगोकर खाते थे। जून जुलाई में लू के असरात से बचने के लिए दोपहर के वक्त गर्म फलालीन की कमीज़ पहनते थे और मच्छरों से हिफाजत के लिए सरे शाम लंबे दस्ताने और फुल बूट चढ़ा लेने का फैशन आम था। मेम साहिबा साल का आधा हिस्सा पहाड़ पर और आधा वलायत में बसर करती थीं। बाबा लोग वलायत में पैदा होते थे और पुलिस लाइन में राइडिंग सीखने के लिए कभी कभी गर्मियों की छुट्टियां डैडी अब्बा के पास गुजारने आया करते थे। डिप्टी कमिश्नर और दीगर बड़े साहब लोगों के घरों में आमतौर पर नौकरों का एक पूरा लश्कर हुआ करता था। इन नौकरों में हुक्का बरदार का एक ख़ास मनसब था। इन दिनों भी सिगरेट और सिगार आम नहीं हुए थे, अलबत्ता पाइप पिए जाते थे। लेकिन जहाँ कंपनी बहादुर ने मलका मौज़मा के लिए हिंदुस्तान का मुल्क छोड़ा था, वहाँ सफ़ेद फार्म माई बापों को हुक्का की विरासत भी तफवीज़ की थी। ये रवाज तकरीबन 20वीं सदी के शुरू तक खासा आम था। अंग्रेज़ अफसरों के घरों में बड़े बांके और सुजीले हुक्के रहा करते थे। हुक्के में पानी भी अर्के गुलाब मिलाकर इस्तेमाल होता था और जब साहब बहादुर कूच पर लेटकर हुक्का पीते थे तो एक खादिम नलकी थाम के खड़ा होता था और हुक्का बरदार एक तांबे की फूकनी से बराबर चिल्ले पर फूंके मारा करता था। बड़ी बड़ी दावतों में हर अफसर के साथ उसका हुक्का बरदार भी आया करता था। खाने के बाद हुक्का बरदारों का जुलूस हुक्के उठाए कमरे में दाखिल होता था। हर हुक्का बरदार अपने आका के पास हुक्का जमा के दस्त बस्ता खड़ा हो जाता था। हुक्कों की नशिस्त बड़े रख रखाव और सलीके से जमती थी और किसी दूसरे के हुक्के की नलकी के ऊपर से गुजरना इंतहाई बेदबी और गुस्ताखी समझा जाता था। हुक्के की लत मेमों में भी आम थी। वो हुक्कों की लंबी लंबी रंग बिरंगी लचकदार नलकियों को अपनी कमर के गिर्द सांपों की तरह लपेटकर बड़े ठाट बाट से बैठकर हुक्का नोश फरमाया करती थीं। तंबाकू में इलायची, कास्त, ज़ाफ़रान और सोने के वर्क मिलाए जाते थे और वलायत में इन मेमों की माएँ और चचियाँ बड़े फ़ख्र और इस्तेजाब से अपने हमसायों को बताया करती थीं कि हिंदुस्तान में हमारी साहबजादियाँ सोना फांकती हैं और सांपों से खेलती हैं। अगर डिप्टी कमिश्नर की बीवी किसी की इज़्ज़त अफजाई करना चाहती थी तो वो उसे अपने हुक्के से 2-4 कश लगाने देती थी। इसके मुकाबले में सेशन जज की बीवी भी बढ़ चढ़ कर अपने हुक्के की नुमाइश किया करती थी। इन दोनों बीवियों में बड़े ज़ोरों की चशमक रहा करती थी, लेकिन ठाठ बाट, रोब दाब और तंतले में अमूमन डिप्टी कमिश्नर की बीवी का पल्ला ही भारी रहता था। सेशन जज की बीवी के कदम तो उसी वक्त जमते थे जब डिप्टी कमिश्नर मजरद होता था। कमारे डिप्टी कमिश्नर आम तौर पर अपने लिए बाकायदा मकामी हरम कायम करते थे। शोलापुर में एक तारीखी डिप्टी कमिश्नर गुजरे हैं। उनका नाम मेडोज़ टेलर था। आपके हरम में 62 औरतें थीं। उनमें एक 15 साला मरहटा लड़की थी जिसकी सबसे बड़ी खसूसियत ये थी कि वो साहब बहादुर की आंखें बड़ी महारत से मला करती थीं। भागलपुर में मिस्टर सैंडेस एक सेशन जज थे। उनकी बीवी ने कदम कदम पर कलेक्टर की बीवी से बड़े बड़े मार्के जमाए। मुकाबला तो दिले नातवा ने खूब किया, लेकिन कलेक्टर की बीवी आखिर कलेक्टर की बीवी थी, जीत उसी की होती थी। तंग आकर मिसिस सैंडेस ने सेशन जज का झंडा सरबुलंद करने के लिए एक अछूती तजवीज़ निकाली। उसने जज साहिब की अदालत पीपल के एक पुराने दरख्त के ऊपर कायम कर दी। एक मजबूत तने पर सीमेंट की चौकी बना दी गई, उस पर मखमली तकिए रखे गए और अब हर रोज़ जज साहिब इस नशिस्त पर बैठकर अपना इजलास करने लगे। एक करीबी शाख पर पेशकार साहब बैठते थे, किसी टहनी पर मुलजिम टंगा होता था, किसी पर गवाह। अलबत्ता वकील साहिबान को ज़मीन पर खड़ा होकर बहस करने की इजाज़त थी। अगर डिप्टी कमिश्नर की बीवी अब भी अपनी हार ना मानती तो ग़ालिबन उनके शोहर को अपना दफ्तर खजूर के पेड़ पर खोलना पड़ता। पुराने ज़माने में एक साहब मिस्टर स्नोडग्रास बरहमपुर गुंजाम के डिप्टी कमिश्नर थे। उनको और उनकी मेम साहिबा को तैराकी का बेहद शौक़ था। ज़िले में एक बहुत बड़ी चलका लेक नामी झील थी, उसमें एक छोटा सा जजीरा था। डिप्टी कमिश्नर ने वहाँ पर एक खूबसूरत सा कमरा तमीर करवा लिया। हर सुबह मियाँ बीवी तैर कर वहाँ चले जाते थे। साहब बहादुर तो बियर पीकर सो रहते और मेम साहिबा उनकी फ़ाइलों से कागजी नाव बना कर अपना जी बहलाया करती। होते होते सारे का सारा दफ्तर गर्के में नाब हो गया। इंजामकार लेफ्टिनेंट गवर्नर ने फ़ौज का एक दस्ता भेजकर मियाँ बीवी को उनके हसीन जजीरे से बरामद किया। डिप्टी कमिश्नरों की यह तारीखी जिन्स अब बिल्कुल नायाब है। वो पिछले शहाना ठाट बाट भी अब कायम नहीं रहे। नौकरों चाकरों का हजूम अब घटते घटते करीबन मफकूद हो रहा है।
अब डिप्टी कमिश्नर के अमले का एक अर्दली एहतियातन मोटर ड्राइवरी सीख रखता है, दूसरा अर्दली खाना पकाने की तरबियत हासिल कर लेता है और नज़ारत के कुछ चपड़ासी वक्तन फ़वक्तन बैरों और खिदमतगारों की ड्यूटी के लिए भी आमादा रहते हैं। शुरू में इन अर्दलियों और चपरासियों ने ये इजाफी ट्रेनिंग महज हिफ्ज़ मातकदम के तौर पर लेना शुरू की थी, लेकिन रफ्ता रफ्ता डिप्टी कमिश्नर की कार, किचन और बंगला चलाना उनका पैदाइशी हक बनता जा रहा है। अब अगर कोई डिप्टी कमिश्नर अपने साथ अपना खानसामा या ड्राइवर ले आए तो मकामी अमला उसे अपनी हक तलफी समझता है। अगरचे आजकल डिप्टी कमिश्नरों को पिछले ज़माने वाले जहांगीरी ठाठ मैसर नहीं है, लेकिन उनकी बीवियों में नूर जहां की रूह अक्सर और बेशतर हलोल करती रहती है। अंग्रेज़ों के बाद हमारे सेशन जज साहिबान की बेगमात ने डिप्टी कमिश्नर की बीवी के साथ रकाबत का मैदान करीबन खाली कर दिया है, लेकिन अब यह खलाक कप्तान पुलिस की बीवी बड़ी कामयाबी से पूरा करती है। डिप्टी कमिश्नर की बीवी अपने आप को ज़िला की खातून अव्वल समझती है, लेकिन थानेदारों, हेड कांस्टेबलों और आदि मुकदमाबाजों की बीवियां हमा वक्त एसपी की बीवी को एहसास दिलाती रहती हैं कि तुम्हारा मियाँ भी तो ज़िला का बराबर मालिक है। अगर पुलिस का सहारा ना हो तो डिप्टी कमिश्नर की मजाल है कि बंगले से बाहर कदम भी रख सके। डिप्टी कमिश्नर की बीवी कहती है कि लो मेंढकी को भी ज़ुकाम हुआ, ये मुँह और मसूर की दाल। कप्तान पुलिस है तो अपनी बीवी के लिए होगा, वर्दी पहनकर सल्यूट तो मेरे मियाँ ही को करता है। इस सिलसिले में मजिस्ट्रेट साहिबान, वकीलों, तहसीलदारों, म्यूनसिपल कमिश्नरों और मेंबरान डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की बेगमात बड़ी शदोमत से डीसी की बीवी की तायद करती हैं। अब ज़िला में ख़वातीन की सरगर्मियाँ दो मतवाज़ी खतूत पर चलने लगी हैं। अगर वहाँ पर कोई अंजुमन ख़वातीन है तो वो दो हिस्सों में बट जाती है। लड़कियों के स्कूल तकसीम इनामात के लिए दो जलसे मुनक्कद करते हैं। यतीम खानों की तकरीबात तादाद में दुगनी हो जाती हैं। मिलाद शरीफ की महफ़िलें भी दोनों बीवियों की सदारत में अलग अलग मुनक्कद होती हैं। रऊसा और ज़मींदारों की बीवियाँ अक्सर दोनों किस्म की तकरीबात में शिरकत करती हैं और हस्ब तौफीक इस मतवाज़ी माहौल को तक़वीत पहुँचाती रहती हैं। बीवियों की ये चपकलिश रफ्ता रफ्ता नौकरों में सरायत करने लगती है और डिप्टी कमिश्नर और कप्तान पुलिस के बैरों, खानसामाओं, आयाओं और चपड़ासियों में बड़े ज़ोर से ठन जाती है। बाज़ार में डिप्टी कमिश्नर का हजाम कप्तान पुलिस के हजाम पर धौंस जमाता है और एसपी का कसाब डिप्टी कमिश्नर के कसाब को ताने देता है। अगर ये तफरक़ात इन बीवियों के शोहरों पर भी असरअंदाज होना शुरू हो जाएँ तो ज़िला भर में खाना जंगी का समा बन जाता है। मजिस्ट्रेट साहिबान पुलिस के मुकदमात बेदरपे खारिज करना शुरू कर देते हैं और थानेदार मजिस्ट्रेटों के ख़िलाफ़ बयानात जमा करने लगते हैं। इस मसमूम फ़िज़ा में अगर कोई पनपता है तो वो शहर के गुंडे और आदि मुजरिम होते हैं, क्योंकि दोनों पार्टियों के कारकुन उनकी मुदाखलत से मुस्तफ़ीद होने की हर मुमकिन सही करते हैं। भले वक्तों में हमेशा डिप्टी कमिश्नर का पल्ला भारी रहा करता था, क्योंकि कानून ने ज़िला का बड़ा हाकिम उसी को तस्लीम किया है। यूँ तो कायदे की रोह से अब भी कप्तान पुलिस डिप्टी कमिश्नर के मातहत होता है, लेकिन अब जमहूरियत का दौरा है। जमहूरी निज़ाम की बरकतों में सबसे बड़ी बरकत इलेक्शन है। कभी म्यूनसिपल कमेटी की इलेक्शन, कभी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की इलेक्शन, कभी असम्बली के इंतखाबात। हर वक्त एक न एक इलेक्शन का हंगामा गर्म रहता है। इन हंगामों में अमन आमा को जो ख़तरात लाहक होते हैं वो किसी साहिब बसीरत की नज़र से पोशीदा नहीं है। इन ख़तरात की रोकथाम के लिए हमेशा पुलिस ही खुश असलूबी से काम आती है। चनाचे अरबाब सियासत भी आम तौर पर पुलिस कप्तानों की खुशनुदी बरकरार रखना क़रियन मसलहत समझते हैं। नतीजे के तौर पर मकामी तनाज़ों में फ़तह का सहरा सुपरिटेंडेंट पुलिस ही के सर रहता है और डिप्टी कमिश्नर अपना समूह लेकर तब्दील हो जाता है या तवील रुखसत पर विदा हो जाता है। खुदा के फजल करम से मैं फ़िलहाल बीवी की नेमत से महरूम हूँ। मेरे एसपी की बीवी भी पर्दे की पाबंद है, इसलिए हमें इस दाखिली निज़ा का मसला दरपेश नहीं आता। अगरचे मेरी बीवी नहीं है, लेकिन जिस बंगले में मैं रहता हूँ इसमें एक छोड़ दो बीवियों की गुंजाइश है। कोठी की पुश्त पर एक वसी सहन है। इसमें एक कच्ची दीवार खींचकर इसे दो हिस्सों में मुनक़सम किया हुआ है, क्योंकि मेरे एक पेशरो बैक वक्त दो बीवियों के खामन थे। अल्लाह के फजल से ये दो सहन भी काफ़ी वसी हैं। मुझे इत्मीनान है कि जब कोई साहब यहाँ 4 बीवियाँ लेकर आएगा तो उसका इस कोठी में गुजारा भी बड़ी सहूलत से हो जाएगा। बाकी इंशाअल्लाह अगली वीडियो में।